आप शेयर बाजार के गिरने के इंतजार में बैठे हैं या उठने के इंतजार में? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि जब बाजार गिरेगा तब पैसा लगाएंगे, और बाजार एक ऐसी चीज़ है कि दिग्गज से दिग्गज लोग पकड़ नहीं पाएंगे कि बाजार गिर के कहाँ से उठना शुरू कर देगा। फिर भी लोग इंतजार में रहते हैं, जो लोग बाजार गिरेगा तब लगाएंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन जो लोग लगा चुके हैं वो भी बहुत खुश हैं नहीं, वो भी बाजार के उठने के इंतजार में है। तो हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि बाजार उठेगा कब, और उठेगा तो कहाँ तक जाएगा। कम से कम 25,000 तक तो निफ्टी पहुँच जाए ना भाई जल्दी से। लेकिन बाजार है ये कभी 24,200 24,500 के आसपास निफ्टी घूमता है, और उसी में खुश हुआ चलो 24,000 के आसपास तो बना हुआ है ना। लेकिन मूल सवाल यह है कि अब यहाँ से बाजार उठने की स्थिति में है क्या, या फिर ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी हाँ कभी ना करता रहेगा। तो जब ये सवाल का जवाब तलाशने बैठे ना, तो लगा कि एक फैक्टर है, वो है ट्रम्प का फैक्टर। ट्रम्प साहब अगर कह दें कि युद्ध रुक जाएगा तो बाजार भाग जाएगा, ट्रम्प साहब कहेंगे दोबारा से युद्ध शुरू कर देंगे तो बाजार और नीचे गिर जाएगा। ये वजह कि हर कोई आजकल ट्रम्प का एक्सपोस्ट और सोशल मीडिया जो उनका है ना, ट्रूथ सोशल, उसको देखता रहता है। लेकिन मैं एक अलग नज़रिया देख रहा हूँ कि अब बाजार शायद ट्रम्प के या ईरान के युद्ध का अब बहुत परवाह कर नहीं रहा है, और परवाह नहीं कर रहा तो अब किस चीज़ की परवाह कर रहा है। तो इस पे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी हैं, आप परिचित हो चुके हैं अब तक। अनिल जी बहुत ही सर्टिफाइड सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड हैं, तो इनकी बातों को बड़ा गंभीरता से लिया था। अनिल जी, अब मुझे तो लगता है कि अब बाजार को बहुत फ़र्क है नहीं कि ईरान वार रुके ना रुके, मतलब परवाह नहीं है। हाँ, ऊपर जाएगा तब ठीक है, ईरान युद्ध रुक जाए तब ठीक है। हाँ हाँ एकदम। देखिए बाजार की खासियत है कि एक ही बात को लेके वो रोज रोज रिएक्ट नहीं करता। तो ट्रम्प को लेके बहुत रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ईरान वॉर को लेके बहुत रिएक्शन हो चुका है। उसमें जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद, कभी ऑन ऑफ वाली, कभी हाँ कभी ना वाला जो स्थिति है, वो रिएक्शन भी करके वो भर गया है। तो अब बाजार जो है अब केवल रिएक्ट कर रहा है आंकड़ों को, जो रिजल्ट आ रहे हैं उन पर। और सीधी सी बात है कि देखिए जो रेट सेंसिटिव, जो ऑयल से डायरेक्टली लिंक जिनका बिजनेस है, चूँकि ऑयल बीच में बहुत ऊपर चला गया था, तो उनके रिजल्ट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, तो बाजार उनको वैसे रिएक्ट कर रहा है। और जो बिजनेस इससे प्रभावित नहीं हुए हैं, जिनमें अभी भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उन पे बहुत अच्छा वो रिएक्ट कर रहा है। और वैसे इंडिविजुअल सर इसीलिए इस बाजार में आपको अच्छा मूव देते हुए मिल रहे हैं। ये इंडिविजुअल पे आगे चल कर आऊँगा, लेकिन सवाल ये है कि बाजार एक होता है ना बिल्कुल रफ्तार पकड़ ले, जोश आ जाए, वो नहीं आ रहा है। तो नहीं, अभी नहीं। हाँ। मान लिया जाए ट्रम्प साहब कहते हैं कि युद्ध अब खत्म हो गया जी, हमारा ऐलान है, तो बाजार भागेगा? हाँ एकदम। अगर ये ट्रम्प बोल दें कि भाई युद्ध खत्म हो गया और ये तेल वेल वाली जो समस्या है ये खत्म हो गई, जैसा पहले चल रहा था साधारण एकदम वो उसी तरह फ्लो से सब कुछ आने लगे, तो बाजार फिर भागना शुरू कर देगा। कौन भगाएगा बाजार को? बाजार को निवेशक भगाएगा। देखिए डीआई तो बेचारे थक के पैसा लगाते रहे। नहीं, एफआईआई भी आएंगे, एकदम आना ही पड़ेगा उनको। देखिए होता क्या है, सीधी सी बात है, अभी हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो तो रुक नहीं रही है। हाँ जरूर यह है कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं कि भाई तेल जब बढ़ता है तो हर चीज़ को महंगा करता है, तो वहाँ से थोड़ा सा स्पेंडिंग कमज़ोर होती है, थोड़ी सी खर्चे भी कमज़ोर होते हैं, तो वो उसके लंबे इफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए अब ये एक आध महीने के अंदर में रुक जाना चाहिए, मई या जून, मतलब हम तो मान रहे हैं कि मई के अंदर अंदर में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। 15 से 30 अप्रैल के बीच में आपने देखा कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट बाजार को मिला, क्योंकि वहाँ से हुआ कि भाई चलो ठीक है, अब उस स्तर की लड़ाई नहीं होगी। अब वैसी स्तर की लड़ाई हो भी नहीं रही, हल्की फुल्की चल रही है। अब मुझे लग रहा है 10-15 दिन में इसको भी लोग सेटल कर दें तो बाजार फिर अपनी पुरानी स्पीड पकड़ लेगा। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल है कि पुरानी स्पीड पकड़ेगा तो किसके पैसे से जाएगा? क्योंकि डीआई जो है वो तो पैसा मुझे लगता है कि एग्जॉस्ट कर चुके, उनका पॉकेट वॉकेट खाली हो चुका है। देखिए डीआईआई के पास तो वैसे भी अपना पैसा तो उनके पास ज्यादा कहाँ है, वो तो पब्लिक का पैसा है। डीआईआई के पास जो पैसा आता है वो पब्लिक का पैसा है। निवेशक का पैसा तो मोटा मोटी खत्म हो गया। हाँ। अभी बचा कर रखे हैं लोग? नहीं है, एकदम अभी भी है। आपके पास आते हैं लोग? अभी भी है, एकदम है। और अभी भी कुछ बड़े निवेशक ऐसे भी हैं जो हमारे पास आते हैं, वो अभी कैश लेके बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड वाले सर? म्यूचुअल फंड वाले जो नॉर्मल एसआईपी वाले हैं वो तो रखे, वो तो हर महीने उनकी एसआईपी अभी चल रही है। म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पैसा बचा हुआ कैश है? उनमें नहीं, बहुत ज्यादा कैश तो वो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके तो रेगुलेशन है कि अगर उनके पास आया हुआ तो उनको लगाना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा बहुत कैश वो अलग रख के चलते हैं बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए। लेकिन जो निवेश आएगा वो देखिए दोनों तरीके से, एक तो बाहरी निवेशक भी आएगा, लेकिन अपना खुद का आप देखेंगे ना, आपको डोमेस्टिक परचेजिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी सडनली। इवन जो हमारे इंडिविजुअल या एचएनआई निवेशक हैं, जो इंडिविजुअल बड़े निवेशक हैं, वो भी अभी नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा जी बताइए कि ईरान वॉर खत्म होने के बाद एफआईज का आने की संभावना कितनी है तत्काल?
एकदम है, क्योंकि देखिए हुआ क्या है, अगर आप देखें तो ईरान वॉर अगर ख़त्म हो जाता है तो इस समय मार्केट में बड़ा अच्छा करेक्शन आया हुआ है। अच्छा। और कई ऐसी अच्छी कंपनियां जो पहले बहुत ऊंचे रेट पे चली गई थी, उनमें बहुत बढ़िया वैल्यूएशन जो है, क्योंकि उनको वैल्यूएशन दिखता है, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत से सेक्टर और बहुत से शेयर हैं जो कंफर्टेबल हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं अभी वैल्यूएशन दुनिया के मुकाबले हमारा ज़्यादा है। नहीं, दुनिया के मुकाबले तो हमेशा ज़्यादा रहेगा। अच्छा। देखिए हमेशा एक ग्रोइंग, क्योंकि हमारी जीडीपी भी दुनिया के मुकाबले ज़्यादा है। भाई अमेरिका के मुकाबले हमारी जीडीपी ज़्यादा महंगी है, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी उसकी वैल्यूएशन उतनी ही ज़्यादा रहेगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। शेयर बाजार में यही चलता है, जिस कंपनी की ग्रोथ रेट अच्छी है उसका पी हमेशा ज़्यादा रहता है, उसका पी महंगा दिखता है, लेकिन उसी महंगे पी में और महंगी होती चली जाती है। तो वही चीज़ देशों के साथ भी होती है। हमारा जो वैल्यूएशन है वो कभी भी एक स्टेबल जो 3% 4% इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रही है उससे हमेशा महंगा रहेगा, क्योंकि हम गिरी से गिरी हालत में 6% के ऊपर मेंटेन है। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय जैसे रुकेगा तो और बढ़ जाएगा। इसलिए पूछ रहा हूँ मैं जी, क्योंकि एफआईज के साथ समस्या है कि वो देखता है कि डॉलर कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। डॉलर तो अभी तो रुपया हमारा वैसे ही रोता रहता, 94-95 चल रहा होता है। एफआईज के लिए फायदेमंद होगा ना हमारा? देखिए एफआईज के लिए फायदेमंद इस तरीके से होगा, अभी ये जो भी कुछ उठापटक चल रही है ना, ये सारी चीज़ें दिक्कत तो कर रही हैं। और सीधा सा बात है, एफआईज के पास ऑप्शन क्या होता है, एफआईज के पास पूरा दुनिया का बास्केट है। तो उनके पास निवेश करने, उनको लगता है कि भाई इस देश में अगर यहाँ पे हमें रिटर्न में थोड़ा सा स्लो आ रहा है, तो उनके पास दूसरा निवेश कौन सा है पूरी दुनिया में, तो वो वहाँ देख करके वहाँ पैसा लगा लेते हैं। प्लस उनके पास इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो एक एडवांटेज है उनके पास में। दूसरी चीज़ ये रहती है कि जब भी उनको लगता है कि सिचुएशन अब चेंज हो रही है, तो उनकी नज़र अभी भी ऐसा नहीं कि बनी हुई है। अच्छा। कई एफआईज अभी भी इंडिया के कई सेक्टर्स पे नज़र बनाए हुए, जैसे कुछ लोगों के हिसाब से आईटी भी अट्रैक्टिव हो रहा है, कुछ लोगों के हिसाब से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं वो जो बहुत बढ़ गई थी, वहाँ से 50-60% नीचे आ चुकी हैं, तो यहाँ पर अब उनमें वैल्यूएशन दिख रही है। सरकारी कंपनियों की बात अगर आप देखें तो कुछ सरकारी कंपनियों में बहुत अच्छा डिमांड, बहुत अच्छी खरीदारी हुई है इधर। वो खरीदारी केवल रिटेल नहीं कर सकता उतनी बड़ी खरीदारी। तो ये जो है इंडिविजुअल नजर बना के रखे हुए हैं, बना के ही नहीं रखे हुए हैं, कुछ में खरीदारी भी चल रही है, नेट खरीदारी नेगेटिव दिख रही है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, हम लोग तो डेटा देख रहे हैं, जो उनके बेचने की दर थी ना वो धीरे होती जा रही है। पहले जो वो एक दिन में 8-8 हज़ार करोड़ बेच दिया करते थे, 5,000 करोड़, अब वो धीमे होती जा रही है। बल्कि जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया था उस दिन तो उन्होंने खरीदारी की थी। अच्छा। तो एक ग्रीन डे भी था बीच में, उसके बाद फिर उन्होंने करीब 200-300 करोड़ का माल बेचा। तो ये अब जो बेचने की दर है ना वो अब कम होती जा रही है, क्योंकि वो जब बेचते हैं तो टोटल नेट फिगर आती है, उसमें वो खरीदते भी हैं बेचते भी हैं। तो वो नया खरीद रहे हैं, पुराना माल बेच रहे हैं। तो आपके हिसाब से आप तो बड़ा सामान दिख रहे हैं बाजार को लेकर, 25,000 पहुंच जाएगा 3 महीने के अंदर 25,000 पहुंच जाएगा। 3 महीना? हाँ, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए लंबा समय सब डिपेंड कर रहा है ये तेल वाले संकट को लेकर के। और उसमें एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात, इसलिए कह रहा हूँ। अभी देखिए कुछ दिन पहले 1.20 तक ब्रेंट चला गया था, $120, वहाँ से करेक्ट होकर के बहुत तेजी से 104 पर इस समय चल रहा है। जब ऐलान हुआ था कि युद्ध खत्म होने जा रहा है तो 100 से नीचे चला गया। हाँ, तो अब 100 से भी उस समय, अब ये जहां 100 के नीचे, 100 एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा है, 100 के नीचे जैसे ही आएगा ना, आप देखेंगे अचानक से जोश आ जाएगा बुल्स के अंदर में। जो बैठे हुए हैं, जो घायल हैं, अपने घावों को भी ठीक बरहम पट्टी कर रहे हैं जो बुल्स, वो पूरे जोश में आ जाएंगे। जो बिकवाली करने वाले लोग हैं, जो बेयर्स हैं, वो बैकफुट पे आ जाएंगे, तो पोजीशन रिवर्स हो जाएगी, तो उसका असर सीधा बाजार में दिखाई देगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से 25,000 तक निफ्टी पहुंचने में कच्चा तेल ही सबसे, कच्चा तेल जैसे ही 100 के नीचे आया 3 महीने के अंदर आपको। अच्छा, एक चीज थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा मैं थोड़ा सा विषय से विषयांतर कर रहा हूँ। जी जी, नहीं, कच्चा तेल का क्या रिश्ता है शेयर बाजार से? देखिए कच्चा तेल जो है ना, जो तेल है वो किसी भी इकोनॉमी का लाइफ ब्लड होता है। जैसे हमारे शरीर में खून है, अब खून का क्या काम है हमारे शरीर में, बड़ी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खून का काम है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर जितने जो पोषक तत्व हैं सबको पूरे ऑर्गन्स में पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा दे, न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दे, जो भी हम खाते हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं। पेट्रोल का यही काम है, क्योंकि पेट्रोल क्या है, पेट्रोल प्योर फ्यूल, मैक्सिमम फ्यूल अभी यही है। तो जितना आपका परिवहन सिस्टम है, संचार है, आप प्लेन में जाते हो, गाड़ियों में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, सब का सब मैक्सिमम इससे चल रहा होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज भी बहुत सी हैं जो इसी से चल रही होती हैं। प्लस इसके प्रोडक्ट जितने हैं, अभी तो केवल तेल की बात कर रहा हूँ, जो इसके रेसिडुअल प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि आप आ जाइए प्लास्टिक पर आ जाइए या फिर उसमें आ जाइए, वैक्स में आ जाइए, तो उससे बहुत से इंडस्ट्रीज मतलब
डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई मतलब सिर्फ गाड़ी घोड़ा नहीं नहीं मतलब आप देखिए टायरों में, पेंट में, ठीक है, फिर प्लास्टिक में, सब जगह इवन पॉलिस्टर कपड़ों तक में तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो, पॉलिस्टर का कपड़ा वो भी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वहां भी इनका तो रिश्ता हर जगह इसका रिश्ता है। हम आज जहां बैठे हैं तो हर जगह जहां जहां पॉलिस्टर है, जहां जहां मतलब प्लास्टिक तो इस समय हर जगह आप तो देखिए, तो हर जगह इसका रोल है। यहाँ तक कि जो घर में जो मेकअप के सामान हैं वहाँ पे भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज है। एक सिंपल सी वैसलीन यूज करते हैं तो वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। मिनरल ऑयल हम जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उसमें तो गंध आता नहीं है। नहीं गंध नहीं आता ना, वो तो प्रोसेस होकर रिफाइंड हो जाता है। वो प्रोसेस उसका जो सबसे बेकार प्रोडक्ट है वो है टार, जिससे सड़क बनती है। अच्छा, वो सबसे वो भी नहीं छोड़ते, वो भी नहीं छोड़ते हम लोग। अब सोचिए, मतलब मुझे लगता है कम से कम इकोनॉमी का 90% हिस्सा जी वो तेल से चलता है एकदम, और तेल महंगा होता है तो इकोनॉमी का तेल निकल जाता है, तेल निकल जाता है। इसी वजह से शेयर मार्केट उसी के पे रिएक्ट कर जाता है। तो जैसे तेल तंदुरुस्त होगा, इकोनॉमी तेजी से दौड़ेगी और फिर शेयर बाजार दौड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर 100 से नीचे, 100 का मतलब $100 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे हो जाती है, तब समझिए शेयर बाजार के लिए वाह वाह, एकदम एकदम, तब 25,000 जाने में कोई दिक्कत नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं है। और सीधी सी बात इसमें ये हो जाती है कि ये होते ही जो है, चूंकि महंगाई पर इसका सीधा असर पड़ता है तो महंगाई कम होने लगती है। महंगाई कम होते ही, भाई तो दूसरा पॉइंट बताइए, महंगाई कम हो जाती है। महंगाई में जो मुद्दा है वो यही है, क्योंकि जब तेल जब बढ़ता है तो सारी जो इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, तो कैसे अफेक्ट करता है, महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ जाए तो ब्याज दर भी, जी एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अभी गैस के दाम बढ़ गए। अब गैस के दाम बढ़ गए तो रेस्टोरेंट में आपका बिल बढ़ जाएगा। अब आप खर्चा करना भी कम कर देंगे, आपके उतने खर्चे में जो है आपको कम सामान मिलेगा। तो एक तो पॉकेट इफेक्ट हुआ और दूसरा आपका कंजम्पशन भी इफेक्ट हुआ। आपने जो ब्लड वाला एग्जांपल दिया ना, बड़ा जी सही दिया एकदम था। वही, वो अगर वही बिगड़ गया तो पूरा शरीर तो पूरा तो जब ये जैसे महंगाई कम होती है तो निवेश के लिए भी पैसे आ जाते हैं, खर्चे के लिए भी पैसे बच जाते हैं। तो वो पूरी जो साइकिल है ना, जो इंजन है प्रोडक्शन और इकोनॉमिक और कंजम्पशन का, वो तेजी से दौड़ने लगता है। तो इसी वजह से करें, तेल नीचे आया 100 से नीचे तो 25,000 जाने में कहीं कोई और तेल की खासियत है लक्ष्मण जी, एक चीज और बता दूं, तेल की खासियत है, तेल कभी भी बहुत लंबे समय तक हाई लेवल पे नहीं रहता है। नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि और नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वॉर जैसे ही खत्म होगा तो पूरे खाड़ी के देशों में जो तेल उत्पादक हैं उत्पादन बढ़ाएंगे। स्थिति खराब है, जल्दी बेचेंगे जाकर। और दूसरी चीज जो, जिसे एक देश ने, यूएई ने ओपेक से निकल करके कहा कि अब हम फ्री करेंगे, हम ओपेक की बात नहीं मानेंगे। इसी वजह से अपना इकोनॉमी बढ़ाना है। तो हो सकता है इसकी देखा देखी और 2-4 देश निकले जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर, वो भी सब कहें कि भाई फिर तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और फिर तेल के दाम और नीचे आते दिखाई देंगे। ट्रम्प साहब को पूरा उल्टा दबाव है, इलेक्शन पर जा रहे हैं, नहीं कम होगा तो इलेक्शन हार जाएंगे। एक चीज बता दीजिए, जी अब चूंकि कह दिए कि आप बहुत लंबे समय तक तेल रहेगा नहीं, इतना ऊंचा तेल होगा सस्ता, 25,000 तक जाएगा, तो लोग क्यों इंतजार कर, अभी से कुछ पैसा लगा देना कहीं। नहीं, अभी से अभी लगाना शुरू कर चुके हैं लोग, कर चुके हैं। सही जो नहीं लगा वो कहाँ लगा, जो नहीं लगा, देखिए जो नहीं लगा रहे हैं उनके लिए अभी भी मैं कहूंगा पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर्स हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं। जैसे हम लास्ट टाइम हमने मिले थे तो हमने एक ख्याल से बात भी की थी और अभी उसका असर दिखाई भी देने लगा है। जैसे बंगाल इलेक्शन हुआ है तो पोर्ट के शेयर इस समय एकदम ऑल टाइम हाई पहुंच चुके हैं। अच्छा। जो क्योंकि पोर्ट डेवलपमेंट शुरू होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में डिमांड शुरू हो गई है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। तो अभी आने वाले समय में आपको बहुत कुछ दिखेगा, एनर्जी में आपको दिखेगा, आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अभी से नजर बनाइए, आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। सारा कुछ नोट कर। एक चीज और, एसबीआई का रिजल्ट आया, तो मैं स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने देखा कि पिछले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर में बाजार को तेजी देने में सरकारी बैंकों की भूमिका बड़ी अहम रही है। एसबीआई का नतीजा मान के चला जाए कि भाई जो निराशाजनक नतीजा दिया है, सरकारी बैंकों को दिन अब लद गए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए सरकारी बैंकों में अभी भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। थोड़ा देखिए ये जो रिजल्ट है, ये जो सीधी सी बात है, पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे हैं लगातार लड़ाई चल रही है। इसमें जो क्रेडिट ग्रोथ जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज लोन लेती और आगे काम करती, वो सब रुका पड़ा था। अच्छा। उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड था कि ये रिजल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पोटेंशियल कमजोर हो गए। तो सरकारी बैंकों से दूर नहीं हटना। नहीं, बल्कि आगे आने वाले समय में सरकारी बैंक ही आपको बढ़िया रिटर्न देंगे। अच्छा, एक चीज और, टाइटन का भी नतीजा आया है जी, वो भी बड़ा अच्छा रहा। और टाइटन के साथ साथ डाबर, नेस्ले, सबके रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं, सबके शेयर चलते हुए दिख रहे हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स माना जाए अच्छा एकदम अच्छा है। कंज्यूमर गुड्स सेक्टर अभी भी बढ़िया है और आगे
आगे भी, क्योंकि मैंने कहा डोमेस्टिक क्यों कंजम्पशन अल्नीनो आएगा तो रुला नहीं देगा? डोमेस्टिक कंजम्पशन तो अभी चल रहा है। यानी अल्नीनो क्या आएगा तो? देखिए जब आएगा तब उस समय देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल बाजार जिस तरीके से चल रहा है, बाजार ये मान के चल रहा है कि ये सेक्टर जो है एफएमसीजी को माना जाता है डिफेंसिव सेक्टर। डिफेंसिव ये कि जब बाजार में गिरावट आती है तो कुछ सेक्टर वैसे होते हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि भाई आप खाना पीना नहीं है कोई बंद करेगा ना, ब्रश पेस्ट नहीं बंद करेगा, साबुन लगाना बंद नहीं, आटा दाल चावल जो है जो फूड प्रोडक्ट हैं, आपका मैगी कोई कंज्यूम जैसे कंज्यूम होना है तो वैसे ही होता रहेगा, चॉकलेट लोग बच्चे अभी भी खाते हैं तभी भी खाएंगे। तो ये जो कंपनियां हैं जो इस तरह की चीजें बना रही हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आम जनता की जो नेसेसरी वाली रोजमर्रा की चीजें हैं उन पे फर्क नहीं पड़ता। लग्जरी वाले में दिक्कत आती है, हाँ लग्जरी वाले में दिक्कत आती है। हो सकता है कि जो बड़ा एक्सपेंसिव चीजें हैं वहां पर लोग अवॉइड करें, महंगी घड़ी नहीं खरीदेंगे, सस्ती खरीदेंगे, काम चला लेंगे, खरीदेंगे जरूर। तो इस वजह से ये सारे सेक्टर इन्होंने बता दिए हैं और हालात ठीक ठाक रहा। तो एक और सेक्टर में आपके दर्शकों के लिए बताऊं, रेलवे पर ध्यान रखिएगा। रेलवे में आने वाले समय में बहुत अच्छा एक रेलवे पकड़ा दी चलते चलते बताएं सो जरूर उसमें कुछ गूढ़ रहस्य छुपा हुआ। रहस्य सीधा सा बात है, बस आप इतना जान लीजिए रेलवे बंगाल का हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा और अब बंगाल में रेल दौड़ने वाली है। तो रेलवे को बता दी हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्या है अपना रिसर्च कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें बाजार अभी ऊपर नीचे कर रहा है, अभी मौका है जैसा कह रहे हैं लगा देंगे तो हो सकता है कि 3 महीने में 25,000 तक निफ्टी पहुंच जाए। तो फिर आप इनको धन्यवाद दीजिएगा और नहीं पहुंचे तो थोड़ी देर के भूल जाइए इनकी बातों। नहीं और लगाने से पहले भाई मैं फिर कह रहा हूं, हमने किसी शेयर का नाम नहीं लिया। अगर आपको कोई शेयर पसंद आता हो तो अपने एक किसी विशेषज्ञ से पूछ करके सलाह लें और अपना निर्णय स्वयं लें। उसमें हमने इसीलिए अपनी तरफ से कोई शेयर का नाम नहीं लिया। शेयर का नाम नहीं लिया, एक सुझाव दिए इनके अपने आधार पे। पैसा आपका खून पसीने कमाइए, किसी से जो बिल्कुल रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे पूछ लीजिएगा। वैसे अभी तो सेबी से रजिस्टर्ड है। एकदम मैं सेबी से रजिस्टर्ड हूं और फिर भी ये जितने सेक्टर रजिस्टर्ड है, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। सेबी रिसर्च मतलब इनके रिसर्च को सेबी से मान्यता प्राप्त। जी, हम शेयर को रिकमेंड कर सकते हैं। जो लोग सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर, केवल वही शेयर को रिकमेंड कर सकते हैं। वो अधिकार आपको, वो अधिकार मेरे पास है। लेकिन उन्होंने कोई शेयर बताया नहीं, फिर भी पैसा आपका ध्यान से रखिएगा। चलिए अगली बार मिलेंगे फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद।